नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे राज्यों में जो कानून बनते हैं, जो नियम लागू होते हैं, वो आखिर आते कहाँ से हैं? भई कोई जादू तो है नहीं। इसके पीछे एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है। एक तरह का कह सकते हैं आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट जो हमारे संविधान में दिया गया है। तो आज चलिए इसी ब्लूप्रिंट को परत दर परत खोलकर समझते हैं। तो सवाल बहुत सीधा सा है, ये कानून बनते कैसे हैं? देखिए, ये सिर्फ नेताओं के भाषणों या वादों की बात नहीं है। ये सब हमारे संविधान के कुछ बहुत ही खास आर्टिकल्स मतलब कि नियमों पर टिका हुआ है। तो चलिए आज संविधान की इसी किताब को खोलकर देखते हैं। देखिए, इस पूरी बात को समझने के लिए हम इसे 5 आसान हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले इसकी नींव यानी ब्लूप्रिंट को समझेंगे। फिर हम विधायिका की जो 2 टीमें होती हैं यानी 2 सदन, उनसे मिलेंगे। इसके बाद जानेंगे उस कंडक्टर के बारे में जो इस पूरे शो को चलाता है। फिर देखेंगे कि खेल के नियम क्या हैं और आखिर में जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें एक साथ समेट लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द ब्लूप्रिंट। देखिए, जैसे किसी भी मजबूत इमारत के लिए एक पक्की नींव जरूरी होती है, ठीक वैसे ही कानून बनाने की प्रक्रिया की भी एक नींव है। और ये नींव कहाँ से आती है? सीधे हमारे संविधान से। देखते हैं ये है क्या। तो सबसे पहले ये जो शब्द है राज्य विधानमंडल, आखिर ये है क्या? बहुत आसान भाषा में कहें तो ये राज्य की अपनी पार्लियामेंट है। जैसे दिल्ली में संसद पूरे देश के लिए कानून बनाती है, ठीक उसी तरह हर राज्य में एक विधानमंडल होता है जो सिर्फ उस राज्य के लिए कानून बनाता है। मतलब ये राज्य सरकार की लॉ मेकिंग बॉडी है। अच्छा, अब यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। आर्टिकल 168 ये कहता है कि हर राज्य में सिस्टम एक जैसा नहीं होता। कुछ राज्यों में एक ही सदन होता है, जिसे हम यूनिकैमरल सिस्टम कहते हैं। इसमें होते हैं गवर्नर और विधानसभा, बस। लेकिन कुछ राज्यों में, खासकर बड़े राज्यों में, 2 सदन होते हैं, जिसे हम बाईकैमरल सिस्टम कहते हैं। यहाँ गवर्नर और विधानसभा के साथ एक और हाउस होता है, विधान परिषद। ये समझिए कि ये एक एक्स्ट्रा फिल्टर की तरह काम करता है, ताकि कानून पर और गहराई से चर्चा हो सके। और हाँ, ये जो दूसरा सदन है ना, विधान परिषद, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। आर्टिकल 169 एक बहुत बड़ी पावर देता है। वो ये कि अगर किसी राज्य की विधानसभा को लगता है कि उन्हें इस दूसरे हाउस की ज़रूरत है या फिर अब ज़रूरत नहीं है, तो वो एक रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को भेज सकते हैं और फिर पार्लियामेंट इसे बना भी सकती है और ख़त्म भी कर सकती है। मतलब सिस्टम को काफ़ी फ्लेक्सिबल रखा गया है। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि 2 तरह के सदन हो सकते हैं, तो चलिए अब दूसरे हिस्से में चलते हैं और इन दोनों के बीच का फ़र्क समझते हैं। विधानसभा बनाम विधान परिषद। एक है जिसमें सीधे जनता वोट देती है और दूसरा वो थोड़ा अलग है। देखते हैं कैसे। देखिए, इन दोनों सदनों में ना जमीन आसमान का फर्क है। विधानसभा, जिसे हम लोअर हाउस भी कहते हैं, वो सीधे सीधे जनता की आवाज है। यहाँ लोग हर 5 साल में अपने नुमाइंदों को चुनते हैं और मेंबर बनने के लिए उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ है विधान परिषद। इसे आप हाउस ऑफ एल्डर्स जैसा समझ सकते हैं। ये कभी भंग नहीं होती और इसके सदस्य सीधे नहीं चुने जाते, बल्कि अलग अलग तरीकों से आते हैं। कुछ को विधायक चुनते हैं, कुछ को टीचर्स, कुछ को ग्रेजुएट्स। और यहाँ सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र भी 30 साल है, ताकि सदन में थोड़ा एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी रहे। अब जरा इनके साइज की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 170 एक लिमिट लगाता है। वो कहता है कि किसी भी विधानसभा में 60 से कम और 500 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? भाई, इसके पीछे एक लॉजिक है, ताकि हर सदस्य अपने इलाके को ठीक से रिप्रेजेंट कर सके और सदन इतना भी बड़ा ना हो जाए कि कोई काम ही ना हो पाए। एक बैलेंस बनाया गया है। विधान परिषद की बनावट तो और भी अनोखी है। ये सिर्फ नेताओं की जगह नहीं है। आर्टिकल 71 के हिसाब से देखिए, इसके सदस्य समाज के अलग अलग कोनों से आते हैं। 1/3 को विधायक चुनते हैं, 1/3 को म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत जैसे लोकल बॉडीज। कुछ सीटें टीचर्स और ग्रेजुएट्स के लिए रिजर्व्ड हैं। और तो और गवर्नर भी कला, साहित्य, विज्ञान जैसे फील्ड्स के एक्सपर्ट्स को नॉमिनेट करते हैं। मकसद क्या है? मकसद ये है कि कानून बनाने में सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, बल्कि हर तरह की आवाज और एक्सपर्टाइज शामिल हो। तो विधान परिषद को परमानेंट बॉडी क्यों कहा जाता है? क्योंकि विधानसभा की तरह ये कभी भी एक साथ पूरी तरह भंग नहीं होती। इसे एक रिले रेस की तरह समझिए। हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। आर्टिकल 172 की ये व्यवस्था ये पक्का करती है कि सदन में हमेशा तजुर्बेकार लोग मौजूद रहें और काम की कंटिन्यूटी बनी रहे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सेंटर में राज्यसभा काम करती है। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, द कंडक्टर।
देखिए, जैसे एक ऑर्केस्ट्रा को चलाने के लिए कंडक्टर चाहिए होता है जो सबको एक सुर में बांधे रखे, ठीक वैसे ही राज्य विधानमंडल के इस ऑर्केस्ट्रा में ये भूमिका निभाते हैं गवर्नर। तो चलिए देखते हैं कि उनकी इस कंडक्टिंग स्टिक में क्या क्या पावर है। आर्टिकल 174 गवर्नर को 3 बहुत बड़ी शक्तियां देता है। पहली, सदन को बैठक के लिए बुलाना, जिसे कहते हैं समन्स। दूसरी, जब एक सेशन खत्म हो जाता है तो उसकी समाप्ति की घोषणा करना, जिसे कहते हैं प्रोरोग। और तीसरी और सबसे बड़ी पावर, वो विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं, यानी डिसॉल्व। और इसका सीधा मतलब होता है सरकार का गिर जाना और राज्य में नए चुनाव होना। लेकिन गवर्नर की इन शक्तियों पर एक बहुत जरूरी लगाम भी कसी गई है। संविधान ये साफ कहता है कि सदन के किसी भी 2 सेशन के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। ये नियम क्यों है? ये पक्का करने के लिए कि सरकार जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का सामना करने से बच ना सके। उन्हें सदन में आना होगा और जवाब देना ही होगा। अकाउंटेबिलिटी सबसे जरूरी है। पावर्स के अलावा गवर्नर का एक बहुत अहम सेरेमोनियल रोल भी है। आर्टिकल 175 और 176 के तहत हर साल के पहले सेशन की शुरुआत में और हर चुनाव के बाद पहले सेशन की शुरुआत में गवर्नर एक स्पेशल एड्रेस देते हैं, एक खास भाषण। और ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, असल में ये आने वाले साल के लिए सरकार की पॉलिसीज और प्लान्स का एक ऑफिशियल ब्लूप्रिंट होता है। अब आते हैं हमारे चौथे हिस्से पर, रूल्स ऑफ द हाउस। पता है, एक बहुत ही दिलचस्प नियम है। क्या सदन के बहसों में ऐसे लोग भी हिस्सा ले सकते हैं जो उस सदन के मेंबर ही नहीं हैं? जवाब है हाँ। चलिए इस अनोखे नियम को समझते हैं। आर्टिकल 177 एक बहुत ही खास अधिकार देता है। इसके हिसाब से राज्य के मंत्री और एडवोकेट जनरल, जो सरकार के टॉप लॉ ऑफिसर होते हैं, वो किसी भी सदन में जा सकते हैं, बोल सकते हैं, बहस में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है, वो वोट सिर्फ और सिर्फ उसी हाउस में डाल सकते हैं जिसके वो मेंबर हैं। ये नियम क्यों? ताकि एक्सपर्ट की सलाह भी मिल जाए और वोटिंग का पवित्र अधिकार सिर्फ जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही रहे। तो अब तक हमने इस पूरे स्ट्रक्चर को समझ लिया है। अब चलिए अपने आखिरी हिस्से में चलते हैं और इन सभी जरूरी बातों को एक साथ समेट कर देखते हैं, यानी हमारे की टेकअवेज। ये टेबल एक तरह से हमारे पूरे डिस्कशन का सार है, एक क्विक रिकैप। देखिए, हमने आर्टिकल 168 से शुरुआत की, जिसने हमें बताया कि विधानमंडल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, 1 सदन वाला या 2 सदन वाला। फिर आर्टिकल 170 ने विधानसभा की बनावट समझाई और 171 ने विधान परिषद की। आर्टिकल 172 ने दोनों सदनों के कार्यकाल के बारे में बताया और 173 ने यह तय किया कि कौन मेंबर बन सकता है। ये सारे आर्टिकल्स मिलकर ही राज्य की कानून बनाने वाली पूरी मशीनरी की बुनियाद रखते हैं। और जाते जाते एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि विधान परिषद एक परमानेंट बॉडी है, एक स्थायी सदन, लेकिन हमने ये भी जाना कि पार्लियामेंट उसे खत्म भी कर सकती है। तो फिर ये कैसा परमानेंट हुआ? ऐसी स्थायी चीज बनाने का क्या मतलब जिसे हटाया भी जा सके? ये जो विरोधाभास है ना, यही हमारे संविधान की खूबसूरती है। एक ऐसा डिजाइन जो स्थिरता भी चाहता है और जरूरत पड़ने पर लचीलापन भी रखता है। इस संतुलन के बारे में जरूर सोचिएगा।